बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। देश में राजनीतिक रूप से एक नया भूचाल खड़ा हो गया है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन से चल रही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय राजनीति को ठीक ठाक ढंग से बदलने की एक नई दिशा खोज निकाली है। 1931 के बाद से अब तक का यह पहला कदम है जब किसी भी स्तर का कोई नया और तात्कालिक सर्वे होकर के उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। यह कदम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह कदम भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने का कदम साबित होगा। भाजपा के सांप्रदायिक राजनीति के सामने यह सामाजिक न्याय का एक ऐसा मुद्दा खड़ा करेगा जिससे देश की सियासत बदल जाएगी। क्या है इन आंकड़ों में? कौन घटा, कौन बढ़ा? इन आंकड़ों के मतलब क्या होंगे? क्या है जातिवार जनगणना का पूरा सवाल? इतिहास क्या रहा? कब कब किसकी कोशिश हुई और कब इसको लेकर के क्या क्या काम हुआ और कैसे इसका विरोध किया जा रहा है? इन सारे मसलों पर विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बिहार जिसकी मिट्टी में अभी भी बुद्ध के विचार शायद सबसे ज्यादा सांस लेते हुए महसूस होंगे। बिहार जो संत आंदोलन की एक जमीन रही, बिहार जो समाजवादी आंदोलन की एक जमीन रही, बिहार जो जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, त्रिवेणी संघ से लेकर अर्जक संघ की एक मजबूत जमीन रही, बिहार जिसने समाजवादी आंदोलन के जरिए इस देश में भारतीय राजनीति के व्याकरण को बदलने में ठीक ठाक भूमिका निभाई। उस बिहार ने सांप्रदायिकता के सामने कभी चलते हुए रथ को रोका तो कभी अपने वंचित शोषित जमात को मुख्य धारा में लाकर राष्ट्र को मुकम्मल करने की एक नई तस्वीर पेश की। उस बिहार ने कभी आपातकाल के खिलाफ जेपी आंदोलन के साथ एक नया लोकतांत्रिक बिगुल फूका तो वह बिहार आज भी लोकतंत्र की सबसे पुरानी जड़ मगध राज से लेकर के तमाम गणराज्यों का अभी भी अवशेष के रूप में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ महसूस होता है। और उसी बिहार ने आज 2023 में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने भारतीय राजनीति को ठीक ठाक ढंग से बदल कर रख दिया है। जी, बिहार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम 1931 के बाद का एक पहला ऐसा कदम है जब किसी राज्य के पास उसके अपनी आबादी के वैज्ञानिक आंकड़े, तात्कालिक आंकड़े सामने अब रख दिए गए हैं। वो राज्य इसलिए ये आंकड़े रखा कि अब उनमें यह तय करेगा कि कौन पिछड़ गया, कौन ज्यादा जगह ले गया, किसने दूसरे के हिस्से का कब्जा कर रखा है और किसे बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल पाया। और अगर इस विमर्श के जरिए बिहार अगले कुछ दिनों में एक ठोस व्यवहारिक रणनीति बनाने में कामयाब हो जाता है तो एक राज्य कैसा बेहतर बने, यह नजीर पेश करते हुए बिहार और बिहार की राजनीति एक मुल्क कैसे बेहतर और सबका बने, इसकी एक दिशा दिखाने की कोशिश करेगी। बिहार के जातिगत सर्वे ने देश को आमूल चूल ढंग से बदलने का एक क्रांतिकारी कदम उठा दिया है। इससे पहले इतनी हलचल मंडल आंदोलन के वक्त थी। आएंगे उस पूरे इतिहास पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जारी जाति आधारित गणना के आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कोटिवार संक्षिप्त विवरणी देखिए जिसमें पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा 27.1286% है जो 3,54,63,936 लोग पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बिहार में बीसी और ईबीसी है यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसके 4,70,80,514 लोग हैं जिसकी आबादी 36.0148% है। अनुसूचित जाति के 2,56,79,820 लोग हैं जो पूरी आबादी का 19.6518% जगह घेरते हैं। अनुसूचित जनजाति के 21,99,361 लोग हैं जो 1.6824% आबादी का हिस्सा कवर करते हैं। अनारक्षित श्रेणी जिसे हम अपर कास्ट कह लें वो 2,02,91,679 है यानी कुल 15.5224%। यह आंकड़ा यह बताता है कि अपर कास्ट की आबादी केवल और केवल
15%। इस आंकड़े ने एक नया अध्याय खोल दिया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 1931 की जनगणना पर आधारित और कुछ अपने सर्वे के मुताबिक मंडल कमीशन पहली ही रिकमेंडेशन ये करता है कि सबसे पहले इस देश को अगर सबका देश बनाना है, अगर वाकई कोई कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसे जातिवार जनगणना पूरे देश में एक साथ करानी चाहिए। लेकिन वो काम नहीं हो पाया। लेकिन मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट में अपने सर्वे और 1931 की जनगणना के मुताबिक यह दावा करता है कि इस देश में 52% आबादी अन्य पिछड़े वर्ग की है। और बिहार सरकार द्वारा जारी जाति आधारित गणना कह रही है कि तकरीबन 63% आबादी पिछड़े वर्ग की है। इसने अब भारतीय राजनीति, भारतीय समाज को अब नए ढंग से सोचने के लिए नया आयाम दे दिया। अब इस बात से यह तय होगा कि अगर किसी की आबादी 63% है तो अब सवाल इस देश के नागरिक के पूछेंगे कि 63% जिसकी आबादी है, जनसंख्या है, क्या वो 63% विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर भी है? क्या 63% उसके वाइस चांसलर भी हैं? क्या 63% उसके डीएम, एसपी और ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी हैं? क्या 63% कर्मचारी भी हैं? क्या 63% जमीन का मालिकाना हक पिछड़े वर्ग के पास है? क्या उसके डॉक्टर, उसके इंजीनियर, उसके वकील, उसके व्यापारी, उद्योगपति और तमाम तरह के हक हुकूक की हिस्सेदारी उस 63% आबादी के सवाल के साथ जुड़ेंगे? और फिर यह पूछा जाएगा कि 63% आबादी के पास शिक्षा कितनी पहुंची, रोजगार कितना पहुंचा, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? और यह जब आंकड़ा सार्वजनिक आएगा तब देश मजबूत होगा। अगर इतनी बड़ी आबादी के पास कुछ है नहीं तो फिर देश को कौन चला रहा था और किसके हिस्से का कौन हक मार रहा था? अगर इस आंकड़े से एक बात और उभर कर सामने आई कि आजादी के समय जिस अन्य पिछड़े वर्ग को कहा गया कि तकरीबन 15% है 1931 की जनगणना के मुताबिक, वो लगातार बढ़ता गया, क्योंकि जो 1948 एक्ट के तहत हर 10 साल पर जनगणना होती थी उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती की जाती थी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती के सबसे वैधानिक नए आंकड़े पब्लिक डोमेन में आ गए कि शेड्यूल कास्ट की आबादी 19.6518% और आरक्षण 15%। तो एक सवाल अब इस देश के लोगों से पूछा जाएगा कि शेड्यूल कास्ट की आबादी के लोगों को कितना, क्या क्या, कहां कहां मिला। अगर शेड्यूल ट्राइब के लोग चूंकि बिहार में कम है, झारखंड बन गया, तो वहां से उस विमर्श को खड़ा करेंगे और पूरे देश में यह सवाल पूछा जाएगा कि ये 85% जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, क्या ये 85% इस देश को चलाने में है? ज्वाइंट सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी में डीएम, एसपी, अधिकारी, कर्मचारी, जमीन का मालिकाना हक, शिक्षा, रोजगार, अगर इन 63% से 85% लोगों के बीच अगर वितरण नहीं हुआ तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क को अब थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा, फिर से विचार करना पड़ेगा कि जिस रास्ते आप चले हैं उस रास्ते में गंभीर दिक्कतें हैं। अगर मुस्लिम अपर कास्ट को निकाल दें, अब मैं आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जातिवार आंकड़ा, इसको गौर से देखिए। बिहार ने जातिवार आंकड़ा जो जारी किया उसमें सबसे ज्यादा आबादी यादव कम्युनिटी की है जो 14.26% है। उसके बाद रविदासिया संप्रदाय के लोग हैं जो 5.2% हैं, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.8%, मल्ला 2.60%, बनिया 2.31%, कायस्थ 0.60%। और जैसे ये आंकड़ा पब्लिक डोमेन में आया, इसके बाद और एक आंकड़ा जो आज अखबारों में भी छपा है, बढ़ई 1%, धानुक 1.8, कहार 1.7, कानू 1.6, कुम्हार 1.3, लोहार 1.3, नाई 1.6, ततवा 1.6, मल्ला 1.5, तेली 2.8, यादव ये 11% और कोयरी 4%, कुर्मी 3%, बनिया 0.6%, ब्राह्मण 4.7%, भूमियार 2.9, राजपूत 4.2, कायस्थ 1.2%। और 1931 की ये गणना अब 2022 में बदल गई और वो गणना अब आपके सामने है। अब इस देश में ये सवाल पूछा जाने लगा गया कि अगर अपर कास्ट के 5% मुसलमानों को निकाल दें तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ, ये 4 जो अपर कास्ट की सब प्रमुख जातियां हैं, जैसे हिंदू के अपर कास्ट कह लें,
वो कुल मिला के 10% है। और जब ये आंकड़ा पब्लिक डोमेन में जाने लगा, अपने आप किसी विश्वविद्यालय के स्टाफ रूम में, किसी अधिकारियों के ड्राइंग रूम में, किसी अधिकारियों के अपने चैम्बर में, तो किसी के ड्राइंग रूम में अब ये बहस होने लगी। आबादी 2% और हिस्सा 90%। और जैसे ये आबादी का आंकड़ा लोगों के बीच गया, तो दूसरी तरफ से कहा गया हम भी 5%, हमारा 5 आदमी भी नहीं, हम भी 2.5%, हमारी कितनी हिस्सेदारी, हम ये सवाल पूछते हैं। और इस बिहार की राजनीति ने पूरी तरह से देश की सांप्रदायिक राजनीति को ध्वस्त करने का एक एंटीडोट अब इस देश को पकड़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहती है कि धर्म खतरे में है, हिंदू को मुसलमान से डराते हुए वो केवल और केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, बिहार ने अब एक ऐसा कदम उठाया है कि अब हिंदू कहे जाने वाली जातियां अब अपने अन्याय, अत्याचार और हकमारी पर एकजुट होकर के एक सवाल पूछने जा रही हैं। हमारी अगर आबादी इतनी, तो हमारे प्रोफेसर कितने, हमारे डॉक्टर कितने, इंजीनियर कितने। और जैसे ही ये बात आगे बढ़ेगी, शिक्षा, रोजगार, जमीन का मालिकाना हक, जब ये पूरी डिबेट सामने आएगी, तो एक बात दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या देश की मजबूती के लिए ये कदम जरूरी नहीं? क्या देश में जिसकी आबादी 3% है वो 90% जगह घेरे हुए रहे, तो क्या ये सबका देश बन पाएगा? सबका साथ, सबका विकास हो पाएगा? सबका विश्वास जीत पाएगा? इसलिए बिहार ने पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। और जिसके भी दिल में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो खुश होगा कि जो सबसे कमजोर पड़ा है अब उसको मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा। इसलिए बिहार द्वारा जारी जाति आधारित गणना के आंकड़े इस राष्ट्र को मजबूत करने के आंकड़े हैं। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस अब मजबूत होगा। हाशिए पर पड़ा व्यक्ति भी अब ये अपनी जगह तलाशेगा और कहेगा कि मुझे मेरे हिस्से का हक चाहिए, मैं भी आपके बराबर का नागरिक हूं, मैं भी आप, मेरे भी वोट की कीमत आपके वोट की बराबर है, मेरी आबादी भी इतनी है, आपसे कहीं कहीं ज्यादा है, मगर किसी किसी विश्वविद्यालयों में, कई कई दर्जनों विश्वविद्यालयों में मेरे लोग हैं ही नहीं। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जातिवार जनगणना का पूरा इतिहास क्या है, जातियों का इतिहास क्या है। आपको बताते चलें कि दक्षिणपंथी कुनबे के लोग बार बार एक आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ तो वर्ण था, लेकिन वो कर्म के आधार पर था, हम तो जातियों को मानते नहीं, सब हिंदू हैं। लेकिन इस देश में बुद्ध से लेके कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, बसवन्ना, चोखा मेला, नारायण गुरु, फूले अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शाहू जी से होते हुए बीपी मंडल और समाजवादी आंदोलन से लेकर अंबेडकरवादी आंदोलनों के एक लंबे 2000-2500 साल के इतिहास ने इस देश को यह बताया कि आपके यहाँ पीने का पानी भी जाति देखकर पीने दिया जाता था, आपके यहाँ गले में मटका डाला गया, आपके यहाँ इतना जातिवाद था कि कबीर को पूछना पड़ा कि तुम कद बाबन हम कद सूद और हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन शूदा। कब रविदास को यह पूछना पड़ा, कहना पड़ा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। तुलसीदास जिसे दक्षिणपंथी खेमे के लोग अपना सबसे प्रिय राम भक्त मानते हैं, वह तुलसीदास भी अपनी कवितावली में लिखते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो। यानी जाति मैं नहीं मानना चाहता। और वही पूरा आंदोलन, चाहे वो नानक का हो, चाहे पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह का हो, वहां से लेकर फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, भगत सिंह का आंदोलन हो, जिसने गांधी को भी ये बात समझाई कि नहीं भाई, वर्ण व्यवस्था जिसे आप बहुत पसंद करते हैं वो देश में बंटवारा कर रही है। और आखिरी वक्त में गांधी खुद कहते हैं कि मैं अंतरजातीय विवाह जो होगा उसे मैं शामिल होऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिल करके सबका भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए एक लंबा इतिहास रहा है जातिगत अन्याय, शोषण, हकमारी के खिलाफ आंदोलन का, जो साबित करता है कि यह देश मूलतः कृषि प्रधान देश और गांव प्रधान देश होने के पहले जाति प्रधान देश रहा है। जाति देखकर संपत्ति, जाति देखकर शिक्षा, जाति देखकर पीने का पानी, जाति देखकर हक अधिकार मिला। इसलिए जाति के विनाश का एक लंबा आंदोलन इस देश में चलता रहा है। उसके बाद जातियों का उल्लेख लगातार कल्हड़ की राज तरंगिणी से लेकर के आईने अकबरी तक में मिलता है। मनुस्मृति जातियों को सांस्थानिक ढंग से पुख्ता करने का एक बड़ा ग्रंथ है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जलाया था।
अंग्रेजों के आने के बाद एक काम यह हुआ कि अंग्रेजों ने जब इस देश को समझना चाहा तो उन्होंने तमाम कदम उठाए, जिनमें से एक था जनगणना, जो 1871 में शुरू हुई। उसके बाद 1881 से ही उन्होंने उस जनगणना में जातियों को भी गिनना शुरू किया, ताकि पता तो चले कि कौन कितनी आबादी में इस जनसंख्या के रजिस्टर में अंकों के रूप में दर्ज है। और यह सिलसिला 1931 तक चला, यानी 1931 में जो जनगणना हुई उसमें आखिरी बार जातियों को गिना गया था और उसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। यूं तो जनगणना और जातिगत जनगणना दोनों 1941 में भी हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उसके आंकड़े व्यवस्थित न हो सके, सार्वजनिक न हो सके। फिर इतिहास यह मिलता है कि 1951 में जब जनगणना हुई, भारत आजाद हो चुका था, भारत का नया संविधान लागू हो चुका था, और उस समय के नीति नियंताओं के दिल में एक ख्याल आया कि हम एक नया भारत जो बनाना चाहते हैं उसमें अब जातियों को खत्म कर देंगे, जातिवाद खत्म हो जाएगा, इसलिए अब हम जातियों को गिनेंगे नहीं। विडंबना और विरोधाभास इस बात का है कि उन्होंने सांप्रदायिकता को खत्म करने की चिंता कम दिखाई, क्योंकि धर्म वो गिनते चले गए। जिस वक्त भाषा के आधार पर राज्यों में बंटवारे की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय उन्होंने भाषा भी गिना मगर जातियों को छोड़ दिया। इसलिए 1951 की जनगणना में जो थोड़ी शुरुआती जाति के आंकड़े आए, उसे काका कालेलकर कमीशन, जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उसे सौंप दिया गया। और 51 की जनगणना में जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, और 31 के बाद से अब तक कोई भी जातिवार जनगणना नहीं कराई गई। लेकिन समाजवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय के आंदोलनों को भारत की आजादी के बाद आप पूरे इतिहास के पन्नों को जब भी पलटेंगे, उसमें सबसे तेजी से सुनाई देने वाली आवाज सामाजिक न्याय के आंदोलनों की होगी। चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हो कि सन सो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार को आगे बढ़ाते हुए जो त्रिवेणी संघ बिहार में बना था, 100 में 90 की बात करता था। अर्जक संघ उत्तर प्रदेश में था, जो बिहार के जगदेव बाबू के साथ मिलकर एक बड़ा सामाजिक क्रांति का आंदोलन था। वो नारा लगाता है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी को आसान भाषा में कह लें तो यह जातिवार जनगणना की बुनियाद है। आज जब बिहार ने अपने आंकड़े सार्वजनिक करके यह बता दिया दुनिया को कि जी, जिन्हें हम 10 कह रहे हैं, वही 10 सबसे ज्यादा सब कुछ संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं, जिनकी आबादी 10% और जिनकी आबादी 90%, वो 10% जगह घेरे हैं, और जिनकी आबादी 10% वो 90% जगह घेरे हैं। इसलिए सामाजिक न्याय का आंदोलन बिहार की सबसे महत्वपूर्ण जमीन का आंदोलन था। वहां समाजवादी आंदोलनों में चाहे बीएन मंडल हो, चाहे बीपी मंडल हो, जो बीपी मंडल दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे मंडल कमीशन के, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आती है जो ये दावा करती है कि 52% आबादी है, इसको 52% आरक्षण देना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी 1993 में जो इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद अपर लिमिट 50% कर दी गई, तो ये तय हुआ कि 1950 में जो 15% शेड्यूल कास्ट को, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया गया, उसके बाद केवल 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। इसलिए जब अपर लिमिट क्रॉस होगी तो ये देखा जाएगा और कहा जाएगा कि अब उनको उनके हिस्से के बराबर हक मिलना चाहिए। यानी 52% आबादी को 52% आरक्षण देने का बात मंडल कमीशन खुद करता है, लेकिन कहता है कि अपर लिमिट आ गई इसलिए हम नहीं दे पा रहे। आज 2023 में अब एक मांग और तेजी से उठ रही है। संवैधानिक आरक्षण प्रक्रिया जो सामाजिक न्याय की थी, उसको धता बताते हुए वर्तमान सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण आरक्षण देकर के आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया। अब अपर लिमिट खत्म हो गई है। शायद बिहार से एक मांग ये भी उठेगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके उतने हिस्सेदारी, और उस हिस्सेदारी के सवाल के साथ अब ये बात तो पूरे देश में फैलेगी कि अगर हम आबादी में हैं तो हम केवल संख्या नहीं है जो रजिस्टर पर दर्ज कर लिए जाए, हम इंसान हैं और इंसान को अपना हक चाहिए। इसलिए मंडल कमीशन के दौरान जो अधूरा रह गया था राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, वो अब बिहार के इस कदम के बाद आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद जातिवार जनगणना फिर भी नहीं हो पाई। 1996 में एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के थे जिन्हें चीख चीख कर रैलियों में दोनों बाहें फैलाकर यह कहना नहीं पड़ता था कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, एचडी देवगौड़ा। लेकिन देवगौड़ा सरकार ने अपनी कैबिनेट में पास किया कि 2001 की जनगणना में हम जातिवार जनगणना कराएंगे। और उसके बाद अटल बिहारी, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, जमीन समतल करने वाला, याद है ना आपको? बहुत सारे लिबरल लोग उनको बड़ा अच्छा मानते हैं, ठीक बात है,
उनका एक फैसला आपको याद दिला दूं, 1998 में उनकी सरकार बनती है और सरकार बनते ही पहले फैसला लेते हैं कि ना 2001 की जनगणना में हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे, इसलिए 2001 की जनगणना में जातिवार जनगणना नहीं होती है। 2010 तक आते आते जो मंडल और कांशी राम की लड़ाई थी, जो सामाजिक न्याय की अम्बेडकरवाद की लड़ाई थी, वो मजबूत होती है और 2010 में भारत की संसद में एक मत होकर के सब कहते हैं कि 2011 की जनगणना में जातिवार जनगणना होगी, ताकि इस देश को पता चले कौन कितनी तादाद में है। और उसके बाद कांग्रेस की थोड़ी धूर्तता की वजह से जो 1948 के जनगणना एक्ट के तहत जाति जनगणना का कॉलम जनगणना के कॉलम में ही होना था, उसको बदल दिया गया। सामाजिक जातिगत और आर्थिक सर्वे करके एक दूसरा अलग से एक काम किया गया, जिसके ऊपर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। वहां एक धोखा हो गया था। वो धोखा जो शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान से लेकर के दक्षिण भारत में करुणानिधि तक एक सामाजिक न्याय की जो बयार चल रही थी, जिस बयार के प्रभाव में गोपीनाथ मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, हुकुमदेव नारायण यादव, इन सारे लोगों ने एकमत होकर के कहा था कि नहीं 2011 की जनगणना में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। उस मांग पर एक डेंट लग गया और जनगणना हुई, लेकिन जातिगत सर्वे अलग से हुआ। कांग्रेस अब अपनी गलती को मानती है। जैसे महिला आरक्षण पर ओबीसी का कोटा विद इन कोटा न देने की गलती राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया, वैसे ही कांग्रेस अब कह रही है कि जाति जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्वीट देखिए आप, अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, लालू प्रसाद यादव तो 2015 में, एक वाकया आपको याद होगा 2015 का, 2014 की मोदी लहर के बाद पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि अब तो सब मोदीमय हो जाएगा। उसी समय समाजवाद के पुराने दो पुरोधा एक हो गए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। 2015 में जाकर आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था जातियों की हैसियत जानना जरूरी। लालू प्रसाद कह रहे हैं 13 जुलाई 2015 को ट्वीट, वर्षों पहले कहा था धार्मिक आंकड़ों से करोड़ों गुना ज्यादा फायदा जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने से होगा, समावेशी विकास के लिए उन्हें जारी करना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव ने तब भी कहा था आखिरी दम तक मैं ये बात बोलूंगा कि जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। नीतीश कुमार ने एक भरोसा दिया था कि समाजवादी आंदोलन का नारा है आखिरी व्यक्ति तक इस देश की बुनियादी चीजें पहुंचे। इसका परिणाम है कि 2023 में बिहार ने जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। तो जो लड़ाई 2010 में लड़ी जा रही थी, जिसके लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे और बदनाम हो रहे थे दिल्ली के कुलीन एलीट अंग्रेजी दां मीडिया घरानों और बुद्धिजीवियों के बीच में, कि जो सबकी हिस्सेदारी की बात करे उसे ही सबसे ज्यादा गाली मिल रही थी कि देखो ये जातिवादी लोग जाति गिनने की बात करते हैं। क्योंकि अब जाति गिनने पर यह पता चल गया कि देश भर के विश्वविद्यालयों में 97% वो लोग का कब्जा है जिनकी आबादी 3% है, और इसका जवाब आपको देते कभी नहीं बनेगा। ये सारे वे लोग हैं जो अपने जातिगत वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं उन्हें अपमानित करने और उनके उसूल और सिद्धांत को ही किनारे कर दें ताकि वो अपने हक की बात बोल ना पाए। इसलिए बदनाम किए गए लालू प्रसाद यादव, बदनाम किए गए मुलायम सिंह यादव, बदनाम किए गए नीतीश कुमार, बदनाम किए गए रामविलास पासवान, बदनाम किए गए हुकुमदेव नारायण यादव, किनारे लग गए गोपीनाथ मुंडे मरहूम, वो भी आज पीछे रह गए। और आज एक ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश में बैठा है जो जातिवार जनगणना न करानी पड़े इसके लिए जो जनगणना 2021 में होनी थी अब तक नहीं हो पाई। एक ओबीसी प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर चुनाव में पहला प्रधानमंत्री इस देश का है जो अपनी जाति बताकर वोट लेता है, वही जाति जनगणना का विरोध कर रहा है। इस देश में पहली सरकार ऐसी है जिसने कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश भर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई कि हमने 12 दलित और 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी बना दिए। वो आज ये कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना कराने वाले लोग देश में जातिवाद बढ़ा रहे हैं। जो राष्ट्रपति बनाने के बाद उसकी जाति बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो जातिवार जनगणना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब इस देश की राजनीति बदल चुकी है। बिहार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इस देश में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले हजारों लाखों लोग, जनहित अभियान के राज नारायण जी को मैं जानता हूं जिनको मैं 2010 से देख रहा हूं। दिलीप मंडल ने किताब पब्लिश की जातिवार जनगणना, शरद यादव के भाषण हो, मुलायम सिंह यादव का तेवर हो, लालू प्रसाद की अपनी वैचारिक जिद हो, नीतीश कुमार का संकल्प हो, गोपीनाथ मुंडे की मंशा हो,
करुणानिधि का प्रयास हो, इन सब ने मिलकर, माननीय कांशी राम के आंदोलन और रैलियां हो, इन सब ने मिलकर, रामविलास पासवान, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अर्जुन सिंह का पूरा आंदोलन हो, और जगसंघ और त्रिवेणी संघ का आंदोलन हो, समाजवाद और अंबेडकरवाद की पूरी ऐतिहासिक विरासत हो, आज उन सब को बधाई देने का दिन है। आज इन सब ने मिलकर सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले लोगों के सामने एक नई राजनीति पैदा कर दी, जो हिस्सेदारी, अधिकार, न्याय और समता की बात करता है। नारा अगर आपने लगाया सबका साथ, सबका विकास, तो अब इस देश की जनता आपसे सवाल करेगी, किसका साथ, किसका विकास, किसका विश्वास? पहले बताओ तो सही, कौन किसके हिस्से का हक मारे हुए है? किसको कुछ भी नहीं मिला? किसने जरूरत से ज्यादा कब्जा रखे हुए? और लोग ये सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप बिहार में 30 साल थे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा थी, तो एक बात बताएं, आरजेडी हो या जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कभी आप यूपी बिहार घूम कर देखिए, इस देश में सामाजिक न्याय के लिहाज से उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भी सामाजिक परिवर्तन हुआ वो इन पार्टियों के सत्ता में रहने की वजह से हुआ। जितना इनके हाथ में था इन्होंने सामाजिक न्याय किया। हाँ, इनसे कुछ चूक हुई रही होगी, उस चूक को ठीक करने के लिए अब ये एक लाइन पर खड़े हो गए। तो आज तो आप ये नहीं पूछ सकते ना, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाले इंटरव्यू में जाति देखकर क्यों नंबर कम दिए, क्यों बिना आरक्षण के ओबीसी लोग गए ही नहीं, क्योंकि सारे सवर्ण भरे जा रहे थे, वो तो खुली जगह थी ना भाई। तो बिना ओबीसी आरक्षण के वहां प्रोफेसर नहीं। अरे भाई, इस देश में 2023 में आकर के पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 4% ओबीसी हैं, जबकि 2006 में ओबीसी रिजर्वेशन आ गया, 2009 में पूरी तरह से लागू हो गया। जब रिजर्वेशन लागू हो गया तब तो ये 4% है, रिजर्वेशन नहीं होता तो तुम इन्हें 4 आदमी भी अपवाद में आने दिए? कौन रोक रहा था? वही जो सदियों से अवैध कब्जा किए हुए था। इसलिए जातिवार जनगणना की मांग इस देश में सामाजिक न्याय की मांग है, संविधान की मांग है। जो भी देश से मोहब्बत करेगा वो जातिवार जनगणना का समर्थन करेगा। थोड़ी देर इंतजार करिए, बिहार सरकार अब जातियों के आंकड़ों के बाद इन जातियों के आर्थिक आंकड़े भी सार्वजनिक करने वाली है, और जैसे ही वो आर्थिक आंकड़े आ जाएंगे, सामाजिक और आर्थिक सवाल मिल करके इस देश की राजनीति को बदलेंगे। सांप्रदायिकता की, नफरत की राजनीति का दुकान अब बंद हो, सामाजिक न्याय की, समता, न्याय, बंधुता की दुकान खुल जाए, जहां सब बराबरी से बैठे। जातिवार जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी जाति के शोषण के खिलाफ जरूर है, किसी के वर्चस्व के खिलाफ जरूर है। लेकिन वो केवल एक मांग करती है, जिसको वो जगह चाहिए उसको वो जगह मिले। और राष्ट्र होने के लिए भारत के संविधान की मूल कल्पना भी और मनुष्य होने का तकाजा भी यही कहता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बधाई दीजिए बिहार सरकार को, बधाई दीजिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को, बधाई दीजिए सामाजिक आंदोलनों के तमाम कार्यकर्ताओं को, बधाई दीजिए समाजवादी और अंबेडकरवादी आंदोलन के ताकतों को, जो देश बचाने के लिए, मोहब्बत और प्यार के लिए, न्याय और समता के लिए अब इस देश के व्याकरण को बदल रहे हैं। सियासत बदलेगी, सब बराबर हों, सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए, कोई बड़ा छोटा न हो, कोई अमीर गरीब ऐसे न हो जो कोई ज़्यादा हक छीन ले किसी का। ये राष्ट्र के लिए बड़ा दिन है। आपको बधाई। फिर इसका विश्लेषण करेंगे, तफसील से करेंगे। आप चैनल पर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।